तो आप सभी को शुभ प्रभात। दिस इज वैभव त्रिपाठी एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन आवर 6th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th CBSE एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो टर्म 1 हमारा ज्योग्राफी का सोशल साइंस का पेपर 30th को था और फर्स्ट चैप्टर एंड एग्रीकल्चर दीज बोथ चैप्टर्स वेर इन द सिलेबस। सो अभी टर्म 2 वी आर गोइंग टू बिगिन एंड हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो देर आर टू वर्ड्स, वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड इज इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश गुड्स के प्रोसेस तक। अगर हम किसी फाइनल गुड्स को बनाते हैं सो इट कैन बी कंसिडर दैट हमने उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। And what do we understand by industry? So industry can be defined as where in a bulk goods and services are produced. एक बल्क में एक लार्ज लेवल पे गुड्स का मैन्युफैक्चर जहाँ होता है that is termed as industry. So मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा संस्था, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस करके प्रोड्यूस किया जाता है सेल करने के पर्पस से। एंड इफ अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर, तो यस द आंसर विल बी सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं ये सभी के सभी सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ मैंने सभी के सभी इम्पॉर्टेंस लिखे हैं और जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंस लिखे हैं आपकी NCERT के ही पॉइंट्स हैं। एंड ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सब्जेक्टिव पेपर अगर ऑल्दो टर्म 2 में CBSE ने बोला है, अगर MCQ पैटर्न में पेपर नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो यू नीड टू मेंशन दीज ऑल पॉइंट्स इफ दे आस्क अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। हाँ यार, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है कि इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पीपल पहले भी इंगेज होते थे और आज भी नो डाउट एग्रीकल्चर में ही बहुत मैक्सिमम लोगों का इंडिया में इन्वॉल्वमेंट है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आने के बाद एग्रीकल्चर एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्नाइज हो गया है। मॉडर्नाइज इन द सेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले के डेट में हम लोग जो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे ये एग्रीकल्चर प्राइमेटिव टेक्निक से परफॉर्म करते थे। इसका मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड मेनी मॉडर्न इनपुट्स। हमारे पास ये मॉडर्न इनपुट्स नहीं हुआ करते थे। वी हैव ओनली सम ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द फार्म प्रोडक्ट्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है समय के साथ वैसे वैसे हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इतने सारे मॉडर्न इनपुट्स बना चुके हैं कि आज के समय में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी सेक्टर का रहा है तो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर एंड स्पेशली द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करता है बेसिकली। सेकेंड इज इट इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इरेडिकेट का मतलब होता है कम करना, इरेडिकेट का मतलब होता है कम करना, उस चीज़ को मिटाना। तो बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। अनएम्प्लॉयमेंट समझते ही हो बेरोजगारी और पॉवर्टी का मतलब गरीबी। तो जैसे जैसे अगर आप किसी एक रीजन में किसी एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डालते हैं यानी इंडस्ट्रीज डालते हैं तो उस इंडस्ट्रीज के चलते लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो कम होता जाएगा। एंड नो डाउट इफ द पीपल विल बी एम्प्लॉयड सो दे विल अर्न इनकम एंड पॉवर्टी एंड इनकम बोथ आर अपोजिट रिलेटेड, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे जैसे जिस पर्सन के पास इनकम आएगी तो वो अपनी पॉवर्टी को ऑटोमेटिकली कम कर ले जाएगा। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक पॉइंट अभी मेरे को और याद आ गया NCERT का ही कि मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको 12 मंथ्स का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है, बट एग्रीकल्चर कैन नॉट प्रोवाइड यू फुल मंथ एम्प्लॉयमेंट।
आपको होल ईयर का एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर नहीं दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कैन गिव यू द एम्प्लॉयमेंट फॉर द 12 मंथ्स 365 डेज। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मैन्युफैक्चरिंग है, जिस वजह से हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ईजिली टैकल कर सकते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस, आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहूँ तो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है। व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, तो आखिर ये इकोनॉमीज इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रही हैं? वाई चाइना इज़ डेवलपिंग सो फार एंड क्विक? जस्ट ड्यू टू द इंडस्ट्रीज। द क्रेडिट ओनली गोज टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इसने चाइना को आज एक अलग लेवल पे लाके बिल्ड किया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी का। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। फोर्थ इज इट reduces रीजनल डिसपैरिटी। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्ड याद रखिएगा। रीजनल डिसपैरिटी क्या होता है? रीजनल डिसपैरिटी को कम करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, दो वर्ड है, रीजनल एंड सेकंड इज डिसपैरिटी। रीजनल का मतलब होता है कोई क्षेत्र, किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करता है, और डिसपैरिटी का मतलब होता है अंतर। तो क्षेत्रीय अंतर को कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम करता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टूड। तो एक इसे मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूंगा। सपोज देयर इज अ स्टेट उत्तर प्रदेश एंड सपोज देयर इज अ स्टेट झारखंड। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दो स्टेट्स का मैंने एग्जांपल लिया, एंड सपोज करिए कि दोनों के दोनों स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। यू नीड टू सपोज दैट। अब उत्तर प्रदेश के लोगों के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी इनकम को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू एग्रीकल्चर, क्योंकि यूपी बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल एरिया है, हमने पढ़ रखा है। तो वहाँ के लोग एग्रीकल्चर करके मार्केट में फार्म प्रोडक्ट्स को सोल्ड करके पैसा कमा लेंगे। लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये भी एक डीमेरिट है, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस सच गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं जनरली प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लेट्यूज एरिया में, तो वहाँ पे वो लोग वहाँ से भी इनकम नहीं कमा सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे भारत सरकार रोल में आती है, और भारत सरकार चाहेगी कि हम झारखंड जैसे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करें। अगर वैसे स्टेट्स में हम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करते हैं, तो जो यूपी के लोग इनकम थोड़ी बहुत कमा रहे थे झारखंड के कंपैरिजन में, तो झारखंड के लोग भी अब पैसा कमाएंगे, और कहीं ना कहीं जो एक डिसपैरिटी थी, जो एक दोनों के दोनों रीजन्स के बीच में अंतर था, वो अंतर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम कर देगा। तो याद रखना, दिस पॉइंट इज क्वाइट क्रूशियल दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस रीजनल डिसपैरिटी। तो यहाँ तक देखिए कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए, फिर छोटे छोटे एक पॉइंट्स हैं। दैट राइज इन एक्सपोर्ट। हाँ भाई, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन एक्सपैंड करेंगे तो अपनी ही कंट्री में तो उसे सोल्ड आउट करेंगे ही करेंगे, हम इसे मार्केट में बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर रेस्ट ऑफ द कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें वहाँ से जो अर्निंग मिलेगी, दैट अर्निंग इज कंसिडर एज अ फॉरेन एक्सचेंज। हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, एंड फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ा सा यहाँ मिट गया है, सॉरी फॉर डैट, बट दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा विदेशी मुद्रा, और कुछ हार्ड करेंसीज में इंडिया को बेनिफिट होगा अगर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। Last is contribution to GDP. Yes, no doubt. If we are going to produce more goods and services, तो GDP में इसका contribution भी ज़्यादा होगा। चलिए, तो हमने ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस को कवर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन, और ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो लेक्चर के लिए। अभी तक क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके फाइनल गुड्स को बनाना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंस मैंने आपको सारे डिस्कशन कराए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन एनसीईआरटी इज, और एक क्वेश्चन बड़ा यहाँ से पूछता है, कई बार बोर्ड्स में पूछा हुआ है, व्हाट आर द आइडियल लोकेशन टू सेटअप अ इंडस्ट्री। इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में किया हुआ है ताकि तुम इसे अलग से आइडेंटिफाई कर सको अच्छे से कि कौन कौन से आइडियल लोकेशन होते हैं किसी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। तो ये टॉपिक बेसिकली इसी के बारे में डील करता है कि इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है, आपको समझ में आ रही होगी बातें कि अगर रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो जिस जगह पे इजीली अवेलेबल होता है, वहीं पे इंडस्ट्री का लोकेशन बेसिकली अच्छे तरीके से किया जा सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सारे रीजन्स में ही सेटअप हैं। क्यों इन सारे रीजन्स में सेटअप हैं? क्योंकि वहाँ पे कॉटन बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कॉटन इज प्रोड्यूस्ड ऑन ब्लैक सॉइल and in the regions of Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh there are black soil which are found। तो भाई कहने का मतलब है कि ब्लैक सॉइल पे इजीली कॉटन की अवेलेबिलिटी है, तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी इजी है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को अच्छे तरीके से लोकेट किया जा सकता है। अभी यूपी में थोड़ी ना कॉटन इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं ज़्यादा यार, नहीं तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र से हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लोकेट करते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, कम कॉस्ट में हो जाए। तो द सेकेंड फैक्टर टू लोकेट अ इंडस्ट्री इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम सब ने 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, अब आप नाउ यू ओनली सपोज, मान लो कि मेरे को एक इंडस्ट्रीज लोकेट करनी है, आई वांट टू डू अ प्रोडक्शन, सो आई नीड अमाउंट ऑफ लैंड, बिकॉज यार हवा में, बादलों में तो मैं प्रोडक्शन करूंगा नहीं, तो आई नीड एन अमाउंट ऑफ लैंड। सेकंड इज लेबर, वी नीड सम लेबर। अब इसमें भी डिफरेंस होता है बेटा, वन टर्म इज लेबर एंड सेकंड टर्म इज लेबरर। लेबर का मतलब होता है जो मेहनत, जो इनपुट आप लगाते हैं प्रोडक्शन में, और लेबरर का मतलब होता है वो पर्सन्स जिनसे आप काम कराते हैं। तो बेसिकली यू नीड लेबरर। थर्ड इज कैपिटल, यार पूंजी के बिना आप प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते हैं, तो यू नीड कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर का मतलब वो पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन जो लैंड, लेबर, कैपिटल जैसे फैक्टर्स को सम अप करके पूरा का पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कराए, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल के तौर पे तुम रतन टाटा को देख सकते हो, अंबानीज को देख सकते हो, दे आर कंसिडर्ड टू बी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज लोकेट करने के लिए वहीं पे लोकेट करेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो इजीली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हो। थर्ड इज बेटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि यू नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे को बेटर ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि तुम एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सको। वेयर हाउस चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए, बेटर रोड्स चाहिए। फिर पावर, यू नो इलेक्ट्रिसिटी, अभी ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज नहीं लोकेट कर सकते हैं जहाँ पे लाइट ही ना हो प्रॉपर, तो यू नीड पावर एज वेल एज यू नीड बेटर मार्केट सेगमेंट। तुम्हें एक बढ़िया मार्केट सेगमेंट चाहिए जहाँ पे तुम्हारे गुड्स ईजिली सोल्ड हो सके, जहाँ पे लोग तुम्हारे गुड्स की डिमांड करते हैं, जहाँ पे वेयर हाउस की फैसिलिटी हो, बैंकिंग की फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो। सो दीज आर needed, these are required to set up a industry। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक अभी तक पढ़ा है। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस, और सेकंड मैंने तुम्हें बताया कि एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के कौन कौन से आइडियल फैक्टर्स होते हैं, उस पर मैंने आपसे डिस्कशन किया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ये एनसीईआरटी में अलग से ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है, तो तुम भी इसे हाईलाइट करके पढ़ना कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज किसे कहते हैं। सुनो ध्यान से, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ मिलकर प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, तो उस तरह की इकोनॉमीज को एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे यूपी में नोएडा में अगर आप जाएंगे तो आप देखने को आपको मिलेगा कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज, नॉट 2, 3, 4, many industries are working together, so those type of economies can be treated as agglomeration economies। Delhi, I can give you the example in North India, South India में मैं तुम्हें बेंगलोर का एग्जांपल दे सकता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, many cities and states are there, there we can see agglomeration economies का हम सिस्टम देख सकते हैं। हाँ, अगर तुमसे बेनिफिट पूछता है तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज के बेनिफिट्स भी हैं कि प्रोडक्शन मैसिव हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन ज़्यादा कराया जा सकता है, गवर्नमेंट से टैक्स में रिबेट लिया जा सकता है, ज़्यादा सब्सिडी की मांग की जा सकती है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है, और जहाँ पे ये एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज होती हैं वहाँ की सिटीज़ का बेटर डेवलपमेंट हो सकता है।
So that's all from this video guys. I hope you like the videos and हमने 3 टॉपिक्स किए हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे. So till then, thank you very much.